हाँ साथियों, नमस्कार। मैं राम कैलाश, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक नागौर। 70-20-21 संशोधित अनुमान एवं आय व्यय का अनुमान 21-22 के लिए जो बजट प्रस्तावित किया जाना है, नागौर ज़िले के लिए ये बजट प्रोग्राम तैयार किया गया है। बजट प्रोग्राम तैयार करने में मेरे सहयोगी श्री अश्विनी कुमार, वरिष्ठ अध्यापक राव माई रूपुरा, जिनके द्वारा हाल ही में काफ़ी प्रोग्राम के वीडियो यूट्यूब पर प्रसारित किए जा रहे हैं, उनके प्रोग्रामिंग के साथ उनके सहयोग से ये प्रोग्राम तैयार किया गया है। आशा है आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको विस्तृत डिटेल से बताता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरीके से बजट आपको तैयार करना है, किस कॉलम्स में क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बजट तैयार करने के लिए अपने पास पहले से तैयार रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनके लिए विशेष आवश्यकता रहेगी और किस कॉलम में क्या क्या लिख करके किस तरीके से बजट तैयार किया जाना है और क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी है, इस बारे में आपको बताया जाएगा। सर्वप्रथम हम आपको इंस्ट्रक्शन पर ले चलते हैं। कृपया ध्यान रखें कि हमेशा बजट तैयार करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस की सीट है, वो इंस्ट्रक्शन की सीट का भली भांति पूर्वक अवलोकन कर लें। अवलोकन करने के बाद ही बजट का अगला कार्यक्रम आप शुरू करें। जब तक आप इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप पूर्णतः काम नहीं कर पाओगे। तो इंस्ट्रक्शंस में कार्यालय का नाम, इसमें आपने कार्यालय का नाम लिखें। विद्यालय कार्यालय का नाम, विद्यालय कार्यालय का नाम लिखना है। इसमें कार्यालय नहीं लिखना है, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तो राज्य उच्च विद्यालय लिखना है, कार्यालय नहीं लिखना है। ऑफिस आईडी, जिस ऑफिस आईडी से आपको बजट अलॉटमेंट किया जाता है, IFMS आईडी होती है, वो इसको मेंशन करनी है। बजट मद आप जिस हेड का बजट बना रहे हो वही बजट लिखना है। बजट का फॉर्मेटिंग 22/02/02/109/27/01 इसी फॉर्मेट में आपको हेड रखना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग का ध्यान रखें। बजट हेड जिस फॉर्मेट में लिखना है वही फॉर्मेट इसके लिए तैयार रखें। स्वीकृत पदों का विवरण ध्यान रखें। स्वीकृत पदों का विवरण IFMS पोर्टल से डाउनलोड करके इसमें लिखना है। इसके साथ ही निदेशालय से हमें जो पोस्टें प्राप्त हुई है, वो पोस्टें भी हाल से BOJ को मेल करवा दी गई है, आपको भी उपलब्ध करवा दी गई होगी। उन्हीं पोस्टों के आधार पर और IFMS के आधार पर दोनों को मिलान करते हुए आपको पोस्टों का अंकन करना है। अगर पोस्ट में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो हमें कार्यालय को अवगत कराएं। विद्यालय की मोहर, यहाँ आपको विद्यालय का मोहर लिखना है। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक पोस्टों में, सेकंड में जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थर्ड में स्थान जिले का नाम। इससे सील बनाने से आपको जहाँ जहाँ सील पेस्ट होती है वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको सील बनाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य संविदा नियुक्त कार्मिकों को मानदेय, कई कुछ कार्यालय विद्यालयों में संविदा पर कार्मिक लगाए गए हैं, उनको 19-20 और 20-21 में जो मानदेय का भुगतान किया जाता है, उस मानदेय का भुगतान इसमें आपको लिखना है। यात्राएं चिकित्सा व्यय के बकायों की सूचना, दिनांक 30 से 2020 तक के जितने भी यात्राएं चिकित्सा के दावे बकाया कार्मिकों को चल रहे हैं, उनकी संख्या ये मेंशन करनी है। ध्यान रखें, यहाँ उन्हीं दावों को सम्मिलित किया जाना है जिनके क्लेम कार्मिकों के द्वारा अपलोड करके पे मैनेजर पर अपलोड कर दिए गए हैं। सुनिश्चित करें कि पे मैनेजर पर अपलोड कार्मिकों के दावों की ही संख्या को शामिल किया जाना है। अगला 9 नंबर कॉलम में 70-17-18 में आवंटित है वे बजट का विवरण। ये आपको IFMS पोर्टल से लेना है। IFMS पोर्टल से 17-18 की प्रति डाउनलोड कर लें आप, और उसमें जो आवंटित बजट का AFD कॉलम है, उसमें आवंटित बजट और व्यय राशि का बजट का अंकन किया जाना है। और इसकी प्रति एक बजट के समय बजट मिलान के लिए CBO कार्यालय, जो आपसे संबंधित CBO कार्यालय वहाँ से देनी है। और IFMS के लिए ID पासवर्ड GUST ID है और पासवर्ड ये GUST@321 ये आपके पासवर्ड रहे। इसी तरह 18-19 का निकालना है, 19-20 का निकालना है और 20-21 का निकालना है। ये प्रतियां आपको निकाल करके CBO कार्यालय बजट के साथ संलग्न सभी के करनी है, ताकि वो आपके द्वारा तैयार किए गए बजट का मिलान कर लें। मास्टर शीट नंबर 2, इस शीट नंबर 2 में कार्यरत कार्मिकों का विवरण, यह विशेष पॉइंट है। इसी के आधार पर ही पूरा बजट तैयार किया जाता है। इसमें कार्मिक कौन सम्मिलित होंगे, कौन नहीं होंगे, उन्हीं कार्मिकों का ये बजट तैयार हो जाता है। इसलिए इस कार्मिकों का विवरण आप विशेष तौर से सावधानीपूर्वक भरें। मुख्य बात यह है कि इसमें कार्यरत कार्मिकों का विवरण वो अकॉर्डिंग पे मैनेजर आएगा।
पे मैनेजर में कार्मिक का जो नाम है वही नाम आपको लिखना है। जैसे जो भी नाम है उपनाम वगैरह वो लिखना है, उसमें किसी प्रकार का तोड़ मोड़ नहीं करना है, ताकि वो एक रूपता बने रहें कि उससे पे मैनेजर पर नाम अपने बजट और नाम सेम जा रहे हैं। बजट का फॉन्ट आपको इंग्लिश में लेना है, कैलिबरी 010/012 जो फॉन्ट में साइज़ किया वही लेना है। हिंदी में आपको टाइप नहीं करना है, इंग्लिश में ही आपको टाइप पूरे इसमें किया जाना है। और जो कर्मचारी के जुलाई 2020 का वेतन है वो वेतन इसमें अंकित किया जाना है। और प्रत्येक कार्मिक के आगे ड्रॉप डाउन का लिस्ट बना रखा है, जो प्रत्येक कॉलम आगे दे रखे हैं उस कॉलम में इसमें बताएंगे मास्टर 2 में ये कार्मिकों के नाम दे रखे हैं। मास्टर में 2 में कार्मिकों के नाम दे रखे हैं। जैसे इसमें ये गजाधर जी हमारे डीओ साहब, इनके नाम दे रखा है। इन नाम का इनके इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको आगे इसमें प्रत्येक कॉलम है, इस कॉलम में आपको प्रत्येक कॉलम पूर्ति करनी, ये क्या है क्या नहीं, इसको महंगा भत्ते मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सेवानिवृत्ति है क्या नहीं, और आगे विस्तार डिटेल्स को आगे बता दिया जाएगा। एक बार अपने इंस्ट्रक्शन पे चल काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है समेकित महाव्यय विवरण। ये आपको राजकोष से डाउनलोड करके 19-20 एवं 20-21 का तैयार करके लिखना है। आईडी पासवर्ड राजकोष के लिए गेस्ट और पासवर्ड भी स्मॉल लेटर्स में गेस्ट है, ये आपको काम में लेनी है और इसकी प्रति भी आपको निकाल करके साथ रखनी है। इसी तरह 20-21 का भी एक्सपेंडिचर आपको निकाल करके इसमें मेंशन करना है और इसकी प्रति भी आपको देनी है, ठीक है ना। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या और कुछ हो तो इन दोनों मेरे नंबर और अश्विनी कुमार जी के 2 नंबर है, इन नंबर पर आप व्हाट्सअप करके उसका सोल्यूशन ले रखे। किसी प्रकार की और कोई समस्या है तो ये वीडियो भी इसके साथ शेयर है, तो इस आप लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। इसके आधार पर बेशर्त यह है कि आपके लैपटॉप पीसी में ये डेस्कटॉप में नेट ऑन होनी चाहिए, तभी ये काम नहीं करना है। बजट तैयार करने के लिए आवश्यक प्रपत्र ये 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप निकाल के रख लें, पहले से तैयार रखें। इजी वे बजट तैयार हो जाएगा, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। जैसे आईपीएस पोस्ट उम्मीदवार स्वीकृत पदों का विवरण 17-18 आवंटित बजट विवरण राजकोष से 19-20 के विवरण पे मैनेजर पोर्टल से इंदर शीट रख ले तैयार तो जमा में काम आए। 17-17 में वर्तमान तक राजकोष में जमा करें चालानों की प्रतियाँ। पीओ हेड बजट तैयार करने के लिए साला दर्पण पोस्ट से सेंक्शन पोस्ट वहाँ से आ जाएगी, उनके नाम आ जाए डिटेल्स आएगी, उससे तैयार करना है। और 20-21 का कक्षावार का नामांकन, कक्षावार वर्गवार का नामांकन आप तैयार रखना। ये आगे इसके कॉलम्स दिए हुए जिन पे ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करके साथ ला रहे हो ये सब उसमें मेंशन हो जाएं। अब आपको मास्टर 1 की ओर चलते हैं। ये मास्टर 1 आपको तैयार किया जाना है, ये पूरा मास्टर 1 है। जिसे आप मास्टर 1 पर तैयार है। पहले विभाग कार्यालय नाम या कार्यालय नाम लिखना है, ऑफिस आईडी ऑफिस आईडी लिखना है। बजट मत आपको जैसे आपको फॉर्मेटिव बताया वो लिखना है। स्टेट फंड है सीए वो लिखना है। सीए और स्टेट फंड दोनों होता है तो स्टेट एस है पब्लिक सीए दोनों आपको यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद में स्वीकृत पदों का विवरण, इस फॉर्मेट में आपको स्वीकृत पदों का विवरण सभी को लिखना है। ये पोर्टल आपको IFMS पोर्टल से पोर्टल से आ जाएगी। स्वीकृत पद उससे आ जाएगी। कार्यरत पूर्व से तात्पर्य ये है जो कर्मचारी NPS के योजना में है या ये 2004 से पूर्व लगे हुए हैं, जो कर्मचारी 2004 से पूर्व लगे हुए हैं और GPF के कर्मचारी हैं वो पूर्व में आएंगे और जो NPS योजना में है वो पश्चात में आएंगे। ये आपको मैन्युअली इसमें फीडिंग करनी है। कुल कार्यरत और रिक्त पद ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये पद आप सावधानीपूर्वक भरें, इसी पे ही पदों का मिलान किया जाना है। आप तो अगर एक ही पद गलत स्वीकृत फीड कर दिया जाएगा, समेकित रूप से निर्देशालय पर इसका मिलान नहीं हो पाएगा तो अपने लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए इसका सावधानीपूर्वक ही स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का आप इसमें अंकन आपको किया जाना है अकॉर्डिंग IFMS पोर्टल से बजट मॉड्यूल से जो आप स्वीकृत पदों का निकाल रहे हो वो, और जो निर्देशालय से पोस्टें आपको उपलब्ध करवाई गई है उस पोस्ट आधार पर आपको लिखा जाना है। अगला है 17-17-18 में आवंटित हुए बजट का विवरण, ये आपको IFMS से लेना है। इसमें जो कलर्ड सेल कर रखे हैं ये कलर्ड सेल है, इन सेलों में आपको लिखना है। ऑरेंज सेल में आपको कुछ नहीं लिखना है। आवंटित बजट कितना आवंटन हुआ अकॉर्डिंग AFD कॉलम के अनुसार, और इसमें एक्सपेंडिचर बजट कितना आया ये उसके अनुसार आप लिखना है। यात्रा व्यय में कितना आया, चिकित्सा में कितना आया, कार्यालय में कितना आया, पुस्तकालय में कितना आया, विशिष्ट सेवा व्यय में कितना आया, प्रयोजन में, इस प्रत्येक कॉलम को आपके पूर्ति करते हो आवंटित एंड एक्सपेंडिचर बजट 17-18 का लिखना है। इसी तरह आपको 18-19 का लिखना है। इसी तरह आपको 19-20 में केवल आपको आवंटित बजट ही लिखना है। एक्सपेंडिचर बजट के लिए जो ये कॉलम दे रखे हैं
डेट का जो वर्गीकरण कर रखा है 1/4/19, 1/7/19, 1/8/19 से 31/3/20 और 17/19 कुल व्यय राशि और टोटल ये पूरे सेल लॉक्ड है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये स्वतः अगले वाली सीटों से आप आ जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा। अगला है 20-21। 20-21 में भी 19-20 की तरह इसमें आवंटन लिखना है। केवल जिस जिस हेड में आपका आवंटन हुआ है, जैसे हमारे कार्यालय जो आवंटन हुआ इसमें आवंटन लिख रखा है। अब आपके कार्यालय जो आवंटन हो रहा है वो IFMS पोर्टल से लिखना है। इस अगले वाले कॉलम को जो डेटों को वर्गीकरण कर रखा है इनको आपको कुछ नहीं करना है, ये लॉक्ड है, इसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए इसमें ना ट्राई चीज़ नहीं करें। और इसके बाद में ये विद्यालय के मोर, इसमें आपको कार्यालय का नाम लिखना है, जैसे प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी, जो भी आपकी DDO की पोस्ट वहाँ लिखनी है, या आपके उसका संस्था का नाम लिखना है, या आपका प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट का नाम आपको लिखना है। अगला कॉलम ये है इस तरह के नियमित कार्मिकों की संख्या तक विवरण। इस सीट में आपको केवल जो इस तरह का एरियर का कॉलम दे रखा है जिसमें 50,000 अंकन की हुई है वो इस अंकन राशि को आपको मेंशन करना है, इसमें लिखना है। इसके अलावा इस सीट में किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं लिखनी, ये संख्या ऑटोमेटिक अगली सीटों से आपको आ जाएगी। जहां मास्टर 2 में कर्मचारियों के नाम के आगे विकलांग भत्ता है, गजटेड है, नॉन गजटेड है, बोनस के लिए पात्र है अथवा नहीं है, वर्दी के लिए पात्र है नहीं है, तो नहीं, यहाँ से टोटल डाटा है वहाँ से इसी मास्टर 1 में आ जाएंगे। इसलिए आपको इसमें यही लिखना है और कुछ नहीं आपको लिखना है। ये तो हो गए मास्टर 2 के बारे में। इस मास्टर 2 को आप अच्छी तरह से मास्टर 1 को आप अच्छी तरह से समझ लें। इसमें अच्छी तरह से फिटिंग करने पर ही आपको बजट अगले वाले जो कॉलम से सबसे तैयार हो जाएगा। यात्रा के दावों की सूचना 30-20 तक जो बकाया दावा वो आपको पहले बता ही दिया। यात्रा में जितना बकाया वो अमाउंट लिखना है, चिकित्सा में जो बजट आपको वो लिखना है। अगले अब आपको ले चलते हैं मास्टर शीट 2 की ओर। ये मास्टर शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सावधानीपूर्वक भरें, इससे सही पूरा बजट तैयार होगा। मास्टर 2 सीट में कार्यरत कार्मिकों का विवरण है, जो पे मैनेजर के आधार पर आपको जो कार्यरत कार्मिकों के आधार पर लिया जाना है। इसमें आपको जो कर्मचारी, सर्वप्रथम आपको इस सीट में ये करना है कि आप दोबारा जो पोस्टें निकाली गई है, जैसे हम इस कार्यालय में 19 पोस्टें स्वीकृत है इस हेड में, तो पहले यहाँ जो पोस्टें स्वीकृत है उन पोस्टों का आपको यहाँ मेंशन करना है। इस पोस्टों का क्रमवार हाई पोस्ट से लेकर के लो पोस्ट तक लेने, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी हो गया, त्रिजिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, सहायक प्रशासन अधिकारी, इसका वरीयता क्रम का आधार आप इसमें लेवल का आधार पर ले सकते हो, सीनियरिटी का आधार पर ले सकते हो। इसलिए इसका जो वरीयता क्रम है पदों का उस हिसाब से आपको लेना है। जैसे अपने जिला शिक्षा अधिकारी ले रहे हैं तो यहाँ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दे रखी है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको जो भी पद सिलेक्ट करना है, जैसे मैं आपको यहाँ प्रधानाचार्य सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रधानाचार्य अपने सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे प्रधानाचार्य अपने सेलेक्ट कर लिया तो ये प्रधानाचार्य पद आ गया। अगला पद जैसे विद्यालयों में व्याख्याता होता है तो इसमें यहाँ व्याख्याता आ जाते हैं। ये व्याख्याता स्कूल शिक्षा के अपने विद्यालय में व्याख्याता के पद 5 स्वीकृत हैं, तो यहाँ आपको 5 व्याख्याता डाल दो। 3 इसमें ऊपर आप कंट्रोल D का काम में लेते हो, आप इसको व्याख्याता पद आप इसमें ले सकते हो। ये आपको 5 व्याख्याता डाल दी। उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक, यहाँ वरिष्ठ अध्यापक डाल दो, जितने वरिष्ठ है उन्हें डाल दो। यहाँ केवल स्वीकृत पद ही आपको लिखने अकॉर्डिंग IFMS पोर्ट के अनुसार, और वरीयता क्रम में से लिखने पदों का लिखना है सभी को। अब अगला कॉलम चलते हैं नाम कार्मिक नाम आपको जो जैसे अपने पद यहाँ जो सिलेक्ट किया है, प्रधानाचार्य का पद सेलेक्ट किया है तो यहाँ प्रधानाचार्य का पद नाम लिखना है। इस व्याख्याता स्कूल से अब आप व्याख्याता के स्वीकृत पोस्ट तो 5 है, लेकिन कार्यरत आपके पास 3 ही 2 पोस्ट वैकेंट है, तो यहाँ आपको 3 जो कार्यरत कार्मिक है उन 3 कार्यरत कार्मिकों का नाम लिख देना है। चौथा कार्मिक पोस्ट वैकेंट है, यहाँ पोस्ट वैकेंट आपको लिखना है। यहाँ एक बात ध्यान रखें, कुछ भाई लोग वैकेंट पोस्ट में कुछ वैकेंट लिख देते हैं, हिंदी पद रिक्त लिख देते हैं, वैकेंट पोस्ट लिख देते हैं, पोस्ट वैकेंट P वैकेंट लिख देते हैं। आपको इसमें पोस्ट वैकेंट का जो फॉर्मेटिंग है POST VACANT यही काम में लेना है, अदरवाइज इसके अलावा अन्य शब्द आप काम नहीं। पोस्ट वैकेंट यही शब्द आपको यहाँ लिखना है, इसलिए पोस्ट वैकेंट है ये आपको यहाँ शब्द यहाँ लिखना है। ये ध्यान, जिस तरह जो पद कार्य थे कार्मिक अनुसार आपको ये सब ये इसकी पूर्ति करने के बाद में आपको कर्मचारी की
कर्मचारी आईडी नंबर लिखनी है अकॉर्डिंग पे मैनेजर। अगर किसी कर्मचारी नहीं नियुक्त कर्मचारी हुआ और उसका आईडी नंबर अंकन काउंटर नहीं हुआ है तो इसकी जगह आपको 9999 RJNA लिखे, RJNA ये 9999 लिख दिया। जीपे प्रांत जीपे कार्मिकों के लिए जीपे नंबर लिखना है, एनपीएस कार्मिकों के लिए एनपीएस नंबर लिखना है। अगर किसी का अलॉटमेंट नहीं हुए तो उस नंबर को आप 9999 इसी तरीके आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला पद की लेवल संख्या, यहाँ जो पद है उसका लेवल लिखना है, कार्मिक का लेवल नहीं लिखना है। जैसे यहाँ प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य का लेवल 16 है तो यहाँ आपको लेवल आपको 16 ही लिखना है। जो आप ड्रॉप डाउन से इसको अप डाउन जो जिस पद का कार्मिक है उस पद का लिखना है। प्रधानाचार्य पद लेवल 16 है और वर्तमान में जो प्रधानाचार्य के पास कार्यरत हैं वो अगर लेवल 17 में चल रहा है तो यहाँ केवल लेवल 16 ही पद नाम लिखना है, पद का लेवल लिखना नहीं कि कार्मिक का। पेमेंट ऑटोमेटिक ले लेंगे। मार्च 21 का वेतन, ये कॉलम इम्पोर्टेंट है, इसी पर ही पूरा बजट प्रभावित होता है। तो यहाँ मार्च 21 का मूल वेतन का तात्पर्य है जो कर्मचारी का जुलाई 20 का जो मूल वेतन है वो मार्च 21 का मूल वेतन लिखना है। इस कॉलम में उन्हीं कार्मिकों का मूल वेतन लिखना है जो मार्च 21 को कर्मचारी अपने पास कार्यरत रहेंगे। कोई कर्मचारी अगर मानो फरवरी 21 में रिटायर हो जाता है, मार्च 21 में नहीं है, नाम तो यहाँ आएगा इनका, कार्मिक का जो रिटायर हुआ नाम तो आएगा, लेकिन यह मार्च 21 में मूल वेतन उन्हीं का लिखना जो मार्च 21 में सर्विस में है और उसकी सैलरी रेगुलर है। कर्मचारी कोई फिक्स वेतन पे पहले था और दिसंबर 20 में उसका स्थायीकरण हो गया तो मार्च 21 को उसका मूल वेतन पूरा है तो उसको मूल वेतन वहाँ पूरा ही लिखना है। ये अगले कॉलम इसमें 48 के ये दे रखे हैं। ये कॉलम इंपॉर्टेंट, ये जो कॉलम्स बता रहे हैं आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कॉलम को थोड़ा सावधानपूर्वक चयन करना है, इनके आधार पर भी बजट डिपेंडेड है। तो ये कार्मिक 20-21 में सेवानिवृत्त हो रहा है तो यहाँ तो इनमें चेंजेस करना है, अन्यथा आपको चेंजेस नहीं करना है, अन्यथा आपको 4 और 8 डिफॉल्टरी रहने देना है। मार्च 20 से जून 20 के दौरान वेतन आरितों की संख्या 4 महीने होते हैं। इस कर्मचारी ने इस 4 महीनों के दौरान कितने महीनों का वेतन आहरण किया, अगर उसने 3 का किया तो 3 का लिख देना, 4 का किया तो जैसे 3 का किया तो 3 का लिख देते हैं, और अगर ये 4 का अपने आहरण करे तो यहाँ 4 का लिख दें। 4 तो ही, अगर 4 से कम कर आहरण करना है यहाँ 8 का हो जाएगा। और अगर कर्मचारी 21-22 में रिटायर हो रहा है तो मार्च 21 से जून 21 के दौरान कितने महीनों की राशि आहरित की वो यहाँ संख्या लिखनी है, 21-22 संख्या के साथ लिखनी है। अगर कर्मचारी कोई परीक्षा काल में है तो यहाँ परीक्षा काल की संख्या लिखनी है, यहाँ सब वो 0 आ जाएगा। मार्च 20 से फरवरी 21 के दौरान फिक्स वेतन को कर्मचारी रहा तो उन्होंने कितने महीनों का वेतन आहरित अपने से किया वो इसमें आपको लिखना है। कोई कर्मचारी मार्च 21 से पहले उसका प्रोबेशन पूरा हो गया लेकिन वो कर्मचारी इस अवधि के दौरान फिक्स पर था तो यहाँ फिक्स महीनों की संख्या आपको मेंशन किए जानी है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कोई LDC 2018 का लगा हुआ था, अक्टूबर 2018 का LDC लगा हुआ था और उसको अक्टूबर 2020 में उसको 2 साल पूरे हो गए, तो ये 20-21 सत्र के दौरान तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 8 महीने इन्होंने सैलरी यहाँ फिक्स उठाई। यहाँ 8 महीने, यहाँ आपको 8 महीने का अंकन यहाँ करना है। इसके बाद कर्मचारी 21-22 में फिक्स हो गए इसलिए यहाँ इसको आपको यहाँ 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सभी लिखता जाना। अगला कॉलम है जन्म तिथि का, इसमें कर्मचारी की जन्म तिथि लिखनी है। जन्म तिथि का फॉर्मेटिंग ये रखना है, इसमें लिखना है। नियुक्ति तिथि, कर्मचारी की नियमित नियुक्ति तिथि का यहाँ अंकन करना है। 18 में लगा था 18 वाला, जो सीधी भर्ती में जहाँ न्यूनतम पद पे है वो यहाँ लिखना है। सेवानिवृत्ति तिथि, सेवानिवृत्ति इसमें अपना आप आ जाएगी आगे। अब कर्मचारी का ये जो ड्रॉप डाउन में इसमें अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं, रेगुलर, नॉन रेगुलर, फिक्स्ड, रेगुलर, पोस्ट रेंडर। इसमें रेगुलर जी का मतलब है गजिटेड रेगुलर, NG का मतलब है नॉन गजिटेड रेगुलर, फिक्स्ड का मतलब है कि कर्मचारी मार्च 21 को क्या स्थिति थी। अगर मार्च 21 के वेतन में वो फिक्स है तो फिक्स लिखना है, मार्च 21 से पहले अगर फिक्स है तो फिक्स, उसमें फिक्स्ड। मार्च 21 को अगर वो कर्मचारी रेगुलर आ गया और उसका स्थिरीकरण हो गया
तो उसमें फिक्स नहीं करना है, रेगुलर गजेटेड या रेगुलर नॉन गजेटेड आपको मेंशन करना है। इसके आधार पर जो आगे कार्मिकों की संख्या था विवरण है, राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या, अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या वहाँ से जाएगी, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक सिलेक्ट आपको करना है। ठीक, अगर कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है, इसमें एक अगला ऑप्शन दे रखा है रिटायर्ड फॉर सरेंडर। ठीक, चलो ये रेगुलर नॉन गिर आपको काम लेना है। इसके लिए अगला कॉलम है विकलांग भत्ता। कर्मचारी को अगर विकलांग भत्ता मिलता है तो इसको यस करें, अदरवाइज इसको नो कर दें। एक बात ध्यान रखें, वेकेंट पोस्ट के लिए इन कॉलमों को खाली करना है। उधर पोस्ट वेकेंट आ रही है तो इसको यहाँ से डिलीट करना है, इसलिए इसको इसमें कंट्रोल Z, इसको यहाँ से डिलीट करना है, इसको लिखना नहीं। वैकेंट पोस्ट के लिए अगर आप वैकेंट के लिए इसके डिलीट नहीं करोगे, यस नो आप छोड़ दोगे तो इसकी संख्या वो काउंट करके वहाँ ले जाएगा। इसलिए इसको यहाँ जो कर्मचारी वैकेंट पोस्ट है, जैसे इसके बंदे की पोस्ट वैकेंट आ रही है, इस वैकेंट बंदे को इसको आपको यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है। रोकड़िया भत्ता, इसी तरह रोकड़िया भत्ता का यहाँ आपको लिखना है। एक विद्यालय में LDC भी है, UDC भी है, दोनों कैशियर भत्ता के लिए हकदार है, लेकिन जो कैशियर का काम कर रहा है उसके कर्मचारी के नाम के आगे, जैसे कोई कैशियर काम करे उसके आगे यस करना है और सिर्फ से के साथ आपको नो करना है। वैकेंट पोस्ट के लिए इसको खाली रखना है। विद्यालय में LDC एक ही पोस्ट है, वही काम कर रहा है तो उस रोकड़िया भत्ता यस करना है। कर्मचारी रोकड़िया भत्ता प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ कर्मचारी को रोकड़िया भत्ता बताना है कि अकॉर्डिंग रूल्स उनको रोकड़िया भत्ता दे ही होता है, अपन उनको कोई आहरण कर रहा है कोई नहीं करना है। इसलिए इसको अगर LDC या UDC 2 या OA 3 पोस्ट कार्य रहते हैं, लेखा कर्मी उसमें कार्य रहते हैं, तो एक कर्मचारी के आगे ही यस नो करना, शेष के पास नहीं करना है। अगला कॉलम आ रहा है धुलाई भत्ता। ये सहायक कर्मचारी, प्रयोगशाला परिचारक, लेब बॉय और जमादार, इन 3 कार्मिकों के लिए धुलाई भत्ता मिलता है। जिन कार्मिकों को धुलाई भत्ता मिल रहा है उनको यस कर दो, अन्यथा नो कर दो। बोनस आपको 20, 21 और 21, 22 ये 2 कॉलम है। 20, 21 के लिए कर्मचारी बोनस के लिए इंटाइटल है अथवा नहीं है, या यस करना है या नो करना है। इसी तरह 21, 22 के लिए इसको यस और नो करना है। बोनस के लिए कर्मचारी पात्र है अथवा नहीं है, अकॉर्डिंग रूल्स आपको इस चीज़ का निर्धारण किया जाना है कि बोनस के लिए पात्र है या नहीं है। फॉर एग्जांपल में अभी हाल ही में कनिष्ठ सहायक का स्थायीकरण हुआ है, मार्च 18 में उनकी पोस्टिंग हुई है, मार्च 20 में उनको 2 साल पूरे हो गए, तो 20, 21 के लिए बोनस के लिए वो इंटाइटल नहीं है। तो यहाँ इस कॉलम में जो कनिष्ठ सहायक या जो भी कर्मचारी मार्च 20 तक जिनको बोनस नहीं दे होता वो उसको नो करना है, और जो जिस वर्ष में उसको मिलेगा उसको यस करना है। तो ये निर्धारण आपको किया जाना है कर्मचारी बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। वर्दी भत्ता के लिए 3 कैटेगरी को मिलती है अपने शिक्षा विभाग में, सहायक कर्मचारी, लेब बॉय और जमादार। तो इनको वर्दी भत्ता के लिए पात्र है अथवा नहीं है ये लिखना है। जेंडर, लिंग या कार्मिक मेल है अथवा फीमेल है, यह आपको यहाँ लिखना है। अगला कॉलम है सरेंडर। कर्मचारी को 70, 20, 21 और 21, 22 में सरेंडर देय है अथवा नहीं है, अवकाश उसके खाते में उपलब्ध है अथवा नहीं है, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन उस कर्मचारी को अवकाश दिया जाना या नहीं दिए, पात्र है तो नहीं, यहाँ उसको मेंशन करना है। ये ध्यान रहे कि जैसे कोई कनिष्ठ सहायक है, मार्च 20 में 2 साल उनको पूरे हो रहे हैं और 20, 21 में अपने उसको एडवांस PL स्वीकृत कर देते हैं, उसके 15 PL खाते में जमा हो जाए तो इसलिए उसको सरेंडर होना मिल जाता है। उस सरेंडर के लिए उसके 1 वर्ष की सेवावधि पूरे या जो भी इसके अकॉर्डिंग रूल्स है वो पूरी हो रही है नहीं, इसलिए आपको यहाँ यस और नो का इसमें सिलेक्शन करना है। इसी तरह 21, 22 के लिए सरेंडर यस करना है तो नहीं करना है। कार्मिक दिसंबर 21 में रिटायर हो जाएगा तो उसको 21, 22 का सरेंडर मिल जाएगा। पहले रिटायर हो जाता है उसको मिलता है नहीं मिलता, इसलिए आपको सभी कार्मिकों के लिए सरेंडर की पात्रता का इसमें निर्धारण करते हुए आपको यस नो इसमें लिखना है। वैकेंट पोस्ट के लिए इसको आपको खाली छोड़ना है। ये सीट आपको जिस तरह के बता रहे कि इसको सावधानी पूर्वक आप इसको पूरा भरते हुए इसको कंप्लीट, जो जितने कर्मचारी आपके कर्मचारी है इसमें हमने करीबन 60 के आसपास इसमें लाइनें डाली है। इसमें आपके इतने कर्मचारी जो है तो नहीं होंगे, इसलिए इनको आप प्रत्येक कर्मचारी जो जितने आपके आवश्यक है उतने कर्मचारी को आपको लिखाना जाना है। यहाँ एक कार्यालय में पोस्ट विवरण का ये आपको दे रखा है। ये वैसे हमने शिक्षा विभाग में 36 जितने पोस्ट हैं उन सभी को अपने इसमें सम्मिलित किया है। फिर भी किसी का पोस्ट अगर विद्यालय कार्यालय में इसमें पदनाम में नाम नहीं आ रहा है तो इस कार्यरत पोस्ट विवरणों में नीचे आप जाकर के इसमें अपने पोस्ट नवीन जैसे जो भी पोस्ट आवंटन आपको है एक्स्ट्रा जो इसमें सम्मिलित नहीं है, वो जैसे प्रबोधक के नीचे अपने ये पोस्ट आई है, ये पोस्ट अपने पास आई है उसमें नहीं है
तो आप इसमें लिख सकते हो, अन्यथा आप नहीं लिखना। ये ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक आपको चले जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करने का है। ठीक है, अगला ये 19-20 का एक्सपेंडिचर है। ये आपको राजकोष शीट से 19-20 का बजट हेडवार जो आपने उसका प्रपत्र निकाल के डाउनलोड करके रखा है, उसका प्रिंट आउट लिया, उसके आधार पर भरना है। आवंटित बजट ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अप्रैल 19 से लेकर के मार्च 20 तक 19-20 का आपको बजट एक्सपेंडिचर जो हुआ है अकॉर्डिंग GA 19 के आधार आपको लेना है। अप्रैल 19 में जो राशि आपके व्यय हुई है, इस हेड में जो राशि व्यय है वो यहाँ अप्रैल 19 में लिखना है, ये मई 19 में लिखना है, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ध्यान रखें जो राशि की टीवी नंबर है इंकेसमेंट डेट प्रपत्र में जो आई है, जैसे GA 19 अंकन करने हैं वो इसमें राशि अंकन करनी है। और यहाँ अप्रैल 19 में 4 बिल अगर एक साथ इंकेस हुए हैं तो 4 बिलों को यहाँ जोड़कर लिख देना, मई के यहाँ जोड़कर लिख देना, जून के लिख देना। यात्रियों में कोई भुगतान यात्रियों में, चिकित्सालयों में, कार्यालयों में, जिस सब हेड में उसको भुगतान किया गया है, जिस बिल का भुगतान हो वो इसमें आप कंप्लीट 19-20 की सीट को आपको लिखना है। ये आवंटित बजट का योग गया और इसमें टोटल जो भी आप अमाउंट इसमें बजट डाल रहे हो वो इसमें आपको इसमें लिखते हुए, इसमें जैसे कर्मचारी अपने 100 रुपये का भुगतान किया, ये 100 रुपये से बेड भुगतान होगा, ये अपने मार्च 20 तक यहाँ ये अपने इसमें यहाँ लिख दोगे। इसकी टोटल ये 1100 आ गई, ये इसमें 1100 रुपये टोटल इसकी है, टोटल ये सब आ गई। जो भी इसमें अमाउंट आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ काम नहीं करना, छोटो से लो के, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसी तरह आपको 20-21 में यही काम करना। आपको अप्रैल 20 में राशि केंद्रीय, मई, जून, जुलाई, अगस्त 20 वर्तमान जिस डेट तक आप बजट तैयार कर रहे हो उस डेट तक आपके जो एक्सपेंडिचर हुए, अब अगस्त तक या सितंबर तक, तो वहाँ डेट तक आपको एक्सपेंडिचर लिखना है। बजट के लिए केवल जुलाई तक का काम आएगा, लेकिन आगे अगस्त या सितंबर तक एक्सपेंडिचर वो इसलिए आपसे नोटेड करवा रहे इसमें कि इसमें जो इस एक्सपेंडिचर की योग आ रही है वो आप IFM से जो आप एक्सपेंडिचर की आवंटित एंड एक्सपेंडिचर जो आप डिटेल्स लिखा रहे हैं उससे मिलान हो जाएगा। इससे ये हो जाएगा आपके द्वारा जो ये राशि मेंशन की इसका टोटल और इसका टोटल अपने सही है, किसी प्रकार का आपने कोई गलती नहीं की। इसके साथ ही 19-20 में जो आपने राशि यहाँ फीड की है ना, वो 19-20 की राशि का भी इसमें जो टोटल आ रहा है वो योग, इसका टच 1100 रुपये या योग आया, तो आपके वहाँ IFMS पोर्टल जो आवंटित और एक्सपेंडिचर आप जो निकाल रहे उसमें ये योग मिलान होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों मिलान नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप द्वारा जो फीडिंग की गई है वो बजट उप हेड वाइज गलत है, इसको पुनः एक बार चेक कर ले। मैं इस तरह के आपके ये मास्टर 1 और मास्टर 2 दोनों सीटों का आपके काम लिया गया। उसके बाद में अगली सीट आ रही है समेकित। इन सीटों में खप लो के कुछ इसमें आपको कुछ कभी नहीं करना है, जहाँ जहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत होगी वो आपको इसमें बता दिया जाएगा। अगला कॉलम दे रहे हैं समेकित। यहाँ समेकित में ये जो टोटल्स आ रही है इसमें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये पूरा लोक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा लोक आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। पेज सेट ऑटोमेटिक क्या हो, केवल आपको इसको प्रिंट ही लेना है। सैंक्शन पोस्ट ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, कोई ध्यान नहीं है, इसको आप मिलान कर लें। अगर इसमें कोई भिन्नता हो तो सैंक्शन पोस्टों का जो मास्टर 1 में आपने ये जो फीड किया है स्वीकृत पदों का विवरण कार्यरत रिक्त का, इसमें आप मिलान कर लें। अगर कोई भिन्नता आ रही है फिजिकल तौर पे चेक कर लें कि आपने सही किया नहीं किया। अगर इस सैंक्शन पोस्ट में कोई भिन्नता आ रही है तो इसका तात्पर्य ये है कि आपने यहाँ मास्टर 1 में जो फीडिंग है यहाँ आपने बराबर इसमें फीडिंग नहीं की है। इसी तरह पोस्टेड पोस्ट के में भी ये पोस्ट आ जाएगी, ये लोग कुछ नहीं करना है, ये भी मास्टर 1 से आएगी। अगर कोई भिन्नता है तो इससे आप मिलान कर लें, इसमें जो भी चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास चेंजेस हो जाएगा पोस्टेड में। वैकेंट पोस्ट यही इसी तरह है, इसी आपको भिन्नता आपको दिख रही है कि मेरे प्रधानाचार्य पद भरा हुआ है लेकिन यह वैकेंट आ रहा है, तो इसका आप यहाँ से सुनिश्चित कर लें जो इसमें आपने दोबारा फिटिंग की गई वो सही है अथवा नहीं है। प्रपत्र फर्स्ट है, इसमें भी आप ये मिलान कर लें कि इसमें जो पूर्व के नियुक्त और पश्चात के नियुक्त जो पद अपने जो लिखा गया वो सही है नहीं है, इसकी योग है जो से बराबर आ रही है नहीं 19-11-2-6 आ रहा है, तो यहाँ भी 19-11-2-6 से आ रहा अथवा नहीं आ रहा है, ये मिलान कर ले 13 से ये बराबर आ रहा नहीं है। अगर इसमें कोई भिन्नता इसमें प्रपत्र फर्स्ट में कोई भिन्नता है तो इसका मतलब ये है कि आप दर फिटिंग सही नहीं है कि इसमें वापस सुधार कर लें। अगला कॉलम प्रपत्र फर्स्ट भी, इसमें रिक्त पद जो है वो यहाँ आ रहे हैं, रिक्त पद यहाँ 6 आ रहे हैं, ये 6 रिक्त पद यहाँ से आ रहे हैं, ये भी सुनिश्चित कर लें ये सही है नहीं, अगर भिन्नता है तो यहाँ मिलान कर लें। ये आगे इस कॉलम में अगर आपको कोई संविदा पर या किसी माध्यम से कर्मचारी कोई लगाया तो मैं लिखना है, तो आपको इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना, इसको खाली लिख दे देना है। ठीक है, अगला कॉलम फर्स्ट ही आ गया। यहाँ कोई कार्यरत अन्य कार्मिक कोई स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्मिक लगाया है, पोस्ट है नहीं, उसके बावजूद सरकार को यहाँ लगा दिया गया है और उनको भुगतान हुआ है स्वीकृत पद, उसको कितना वेतन भुगतान किया गया यहाँ लेना है। वैसे अपनी शिक्षा में ऐसा कोई है नहीं, लेकिन ये SLR
यह प्रपत्र है, इसको आप अच्छी तरह से मिलान कर लें कि यह आवंटित बजट बराबर आया नहीं आया। इसको आपको केवल मिलान ही करना है, इसमें कुछ काम नहीं करना। ये ऑटो लॉक्ड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल इसका प्रिंट लेना है। इसलिए जो राशि आ रही है बराबर है नहीं है, इसको आप मिलान कर लें। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपकी फिटिंग में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, वहाँ आप चेक कर लें। प्रपत्र 8G1, ये प्रपत्र इसको विशेष तौर से इसको मिलान कर लेना है। जो ये डाटा इसमें आपको करना कुछ नहीं, केवल आपको मिलान करना है। और जो जितने कर्मचारी है वहाँ तो इसमें आ जाएगा। अगर कि जो आप जैसे ये रो इसमें कोई काम की नहीं है तो इस रो को आपको हाइड कर दें, और हाइड कर ये यहाँ तक हाइड कर दें। और हाइड करने के बाद इसका आप पेज प्रिंट सेटअप वो प्रिंट इसका आप इसको हाइड कर दें। तो हाइड करने से आप जितने भी कर्मचारी रहेंगे उतना आप इसको ले सकते हो। और इसका आप इसका प्रिंट प्रूफ आप इसका आप प्रिंट प्रूफ इसका इसका प्रिंट प्रूफ आप इसमें दे सकते हो। इसका प्रिंट सवाल सही है तो नहीं, इसमें प्रिंट पर आप इसमें निकाल कर इसमें आप दे सकते हो। इसी तरह P4 में आपके कर्मचारी वो जो जितने कर्मचारी उतना आ जाएंगे। नीचे जो कर्मचारी जो हो रहे हैं रो इसको हाइड और नाइड कर लेना, ये हाइड और नाइड हो जाएगी। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको हाइड और नाइड करके अपने प्रिंट के अनुसार इसको प्रिंट ले लेना है। ये आपकी हाइड होगी, इसको अपना हाइड में हाइड कर रहा हूँ, ये आपके लिए हाइड हो रही है। इसी तरह प्रॉपर अलाउंसेज, इस प्रॉपर अलाउंसेज में आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली आप इसको मिलान कर लेना है, करना अपने पास की वो सही आई नहीं आई और कुछ आई। ये कर्मचारी जो विकलांग बताए कितने पात्र हैं तो नहीं है, ये बराबर आया नहीं आया। राजपत्र कितने, इस क्षेत्र कितने, ये मिलान आया नहीं आया। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने जहाँ आपने गजटेड नॉन गजटेड मास्टर में मास्टर 2 में जो कर्मचारी आगे जो इसमें आपने जो स्वीकृत किए, इसमें जो आप द्वारा ये किए गए यस नो इसके अनुसार आपने सही नहीं किया, इसको आप इस मिलान कर वहाँ सही नहीं आ रहा तो इसमें और कुछ नहीं करना। अगले सरेंडर के जो कर्मचारी पात्र होगा उसमें आ जाएगा। कर्मचारी रो ज़्यादा है इसलिए आपने जो जितनी रो है उतना रख लें, और शेष को आप इसको हाइड कर दें, ये हाइड हो जाएगी उसका, ताकि वो प्रिंट में वो खाली बॉक्स आपके खाली रोज है उसमें प्रिंट में आपके लिए नहीं आए। इसको ये मैं हाइड कर रहा हूँ। फिक्स पे में कर्मचारी, इसमें उन्हीं कर्मचारी को नाम आएगा यहाँ जो कर्मचारी मार्च 21 को फिक्स है, और उस कर्मचारी के यहाँ उस कर्मचारी जैसे मानो ये नॉन पे रेगुलर कर रहा हूँ, इसके मैं फिक्स कर रहा हूँ, इसके यहाँ फिक्स्ड लिख रहे हैं। तो यहाँ फिक्स्ड लिखते ही यहाँ इसी कर्मचारी का फिक्स्ड में यह नाम आ गया। और उसका मूल वेतन अगर कनिष्ठ आएगा तो 14,600, अध्यापक है तो जो भी इसका फिक्स वेतन है वो लिखना है। और यहाँ कितने महीने वो फिक्स पर रहा इस 20-21 में और 21-22 में, तो वो आपको महीनों की संख्या मास्टर से जो ये कॉलम से आपको इसमें आ रहे हैं 4, ये फिक्स वाले कॉलम आ रहे हैं यहाँ, ये इसमें कॉलम ये पी और क्यू आ रहे हैं। जैसे इसमें ये 8 जो जितने महीने फिक्स रहा है ना इस महीने इसमें आपने उसमें हाँ ये जैसे इसमें 8 लिख कर इसमें जैसे ये 12 महीना फिक्स पर रहा कर्मचारी। और तो चलो कर्मचारी ये फिक्स पर रहा, इसमें 12 महीना रहा, इसमें ये 12 महीना रहा, तो यहाँ फिक्स पे में ये 12-22 महीना आ जाएगा। इसका कर्मचारी वेतन 14,600 रहा, ये हम 14,600 लिखेंगे तो यहाँ 14,600 इसके लिए आ गया, इसके लिए आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला कॉलम है पर्पस। इसी तरह आपको लिखना एक यहाँ कॉलम, जैसे कर्मचारी का इस 4 महीनों में स्थिरीकरण हो गया, कर्मचारी का स्थिरीकरण हो गया और वो पहले फिक्स पे था। फॉर एग्जाम्पल अभी जो कनिष्ठ सहायक हैं जो मार्च 18 में लगे थे, अप्रैल में उनका स्थिरीकरण हो गया, मई में उसका स्थिरीकरण हो गया, जून में स्थिरीकरण हो गया, लेकिन स्थिरीकरण होने से पूर्व उनको अपना नियमित भुगतान उसको कर दिया। तो जितना उसको नियमित फिक्स भुगतान को कर दिया वो यहाँ इसमें आपको लिखना है, ताकि उसमें बजट का संबंध इसमें बना रहे। इसकी किसी का अक्टूबर में स्थिरीकरण हो रहा है तो सितंबर तक उसको जितना अप्रैल से प्रथम 4 में राशि आ रही है यहाँ आपको अंकन करनी है। प्रपत्र 9G2, यहाँ आपको प्रपत्र 9G2 इसमें ये आ रहा है, इसको आप मिलान कर लें। 17, 18, 18, 19, 19 में अपने राशि जो लिखा सही नहीं ऑटो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको अपनी संतुष्टि के लिए मिलान करना है, अपने डाटा सही लिखे या नहीं लिखे। इसी तरह ये अलॉटमेंट है, 20-21 की कितना अलॉटमेंट हो इसमें आ रहा है, इसमें आपको पूरे अच्छे से मिलान करना है और देखना। इसमें करना कुछ नहीं, ऑटो केवल प्रिंट लेना आपको जो सही है। ये 20-21 के लिए G2 की सीट है,
ये 20-21 के लिए और सब आगे ऑटो कैलकुलेटेड है और कुछ नहीं है। वर्दी को इस प्रपत्र का मिलान कर ले, कर्मचारी के पद 3 है, पुरुष कितने, महिला कहते हैं, वर्दी की राशि बराबर आ रहे नहीं आ रहे, वैसे ऑटो कैलकुलेटेड है, सॉफ्टवेयर है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक मिलान कर लें ताकि वो वहाँ आपने जो संख्या दर्ज किया वो कहीं गलत तो नहीं कि अगर वहाँ आपने गलत किया तो यहाँ गलत आंकड़ा आएंगे, इसलिए इसको मिलान करने पर आपको पता चल जाएगा वहाँ राशि हमने सही जो संख्या उनकी सही की है अथवा नहीं की। प्रपत्र 9G4 है, इसमें 17, 18, 18, 19, 19, 20 का एक्सपेंडिचर पिछले से 17, 18, 18, 19 गजटेड नॉन गजटेड जो पहले लिया जाता है उसमें इस बार नहीं रखे गए। इसमें केवल G8 से जो डाटा आ रहे हैं वो ले रहे हैं, इनको आप मिलान कर लें। जो जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इसमें बराबर आ रहा नहीं आ रहा है कि अब अगस्त से मार्च तक जो एक्सपेंडिचर हुआ बराबर आया नहीं आया, अप्रैल से जुलाई जो एक्सपेंडिचर बराबर आया नहीं आया, ये डाटा वहाँ से आया नहीं है, ये वहाँ से पर्पज G8 से आपने जो अलॉटमेंट है उसको ये मिलान सब करना कुछ नहीं, आपको केवल मिलान करना है। अगली सीट ले चलते G4A ये सीट ऑटो लॉक्ड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको प्रिंट लेने में रेफरेंस या कुछ एच आए हैं तो इस कॉलम का आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसा आपको जरूरत उतना ले सकते हो, फिर ऑटोमेटिक इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। इसलिए पर्पज 4B, ये पर्पज 4B में भी वहाँ से डाटा आ जाएगा, इसको आप अच्छी तरह से मिलान कर लें और इसका और करना कुछ नहीं, इसका छोटा बड़ा आप कर सकते हो, जहाँ जरूरत हो वहाँ ले सकते हो और इसका आप प्रिंट इसका आप ले सकते हो। अगला कॉलम है GA19, ये GA19 में इसको आपको करना कुछ नहीं है, ये ऑटो आपको वहाँ से मास्टर शीट 2 से वहाँ से आपको आ जाएंगे, इसको आप मिलान कर लेना, इसका प्रिंट इसके बजट के साथ आपको लगाना है। ट्रांसफ़र पे किसी कर्मचारी का पहले यहाँ कार्यरत था और उसका ट्रांसफ़र हो गया, सेवानिवृत्त हो गए और उसका वेतन का भुगतान इस कार्यालय द्वारा कर दिया गया, लेकिन GA1 में उसका नाम नहीं आया क्योंकि वो कर्मचारी यहाँ से स्थान होकर चले गया, लेकिन यहाँ से उसको भुगतान तो यहाँ से किया गया है। इसलिए उस कर्मचारी को जिस माह अप्रैल 2020 में जितना भुगतान किया सकल राशि जिन जिन बिलों का उसको भुगतान हुआ वो मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में वो आपको यहाँ मेंशन करना है, ताकि वो एक बजट का एडजस्टमेंट बना रहे कि कर्मचारी को भुगतान कर दिया और इसमें नहीं दर्शाएंगे अपन तो अपने बजट शॉर्ट पड़ेगा, इसलिए इसमें जो क्रम ट्रांसफर होगा बताएंगे ये राशि ऑटोमेटिक वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। ये TM मेडिकल के लिए जो है राशि इसको आपको कुछ नहीं करना, ये सीट आपको इंक्लूजर साथ लगानी है। अब आपको बजट के बारे में बता दिया गया, किसी प्रकार की समस्या हो तो इस बार बता दें। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सीट और बनाई हुई है, वो एक्स्ट्रा सीट और नहीं ये नहीं है, हाँ ये एक्स्ट्रा सीट और बनाई है। इस एक्स्ट्रा सीट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें ये केवल एक कार्यालय के एक बार ऐसा लगानी, हर बजट हेड के साथ नहीं लगानी। इसमें जो जनरल सूचना है वो मांगी गई है, इसमें इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, कार्यालय नाम है, विद्यालय का नाम है, ऑफिस ID है और कुछ बजट मध्य अन्य आय का विवरण है, नीलामी द्वारा जो आपको आय जो चालान के द्वारा जमा कराई गई है, जो राजकोष में जमा है वो आपको यहाँ दर्शाई करनी है। उसके बाद में इसके ये मास्टर 1 है, इस मास्टर वन में आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ कार्यालय नाम लिखना है, विद्यालय नाम लिखना है, ऑफिस ID लिखनी है, या आपको ये मोहर बनानी है। अन्य आय का विवरण अगर 20-21 में कोई आपको आय हुई है तो यहाँ आपको लिखनी है, 21-22 में कोई आय हुई है, या अकॉर्डिंग चालान के द्वारा लिखना आपको। अन्य विविध आय थी आपको लिखना, बिना चालान के ऐसा नहीं कर आय इतनी हो जाएगी मुझे लिखना, इसमें मेंशन नहीं करना, केवल जो अकॉर्डिंग चालान जिस 20-21 जो चालान जमा हुआ आपको लिखना है। 21-22 में इसकी आप संभावित बड़ा करके लिख सकते हो कि मेरे विद्यालय में नीलामी होनी है और इतना रुपये मुझे प्राप्त हो जाएंगे, अब संभावित लिखनी है। प्रवेश शुल्क व TC शुल्क 20-21, 21-22, 20-21 में नव प्रवेश अपने कितने हुए थे ये लिखना है। ये अमाउंट आपके चालान के आधार पर आएगा, ठीक है। 20-21 में आप द्वारा चालान जमा कराए तो चालान आधार पर आ जाएगा। आप द्वारा राशि आपके कैश बुक में बैलेंस है और आप द्वारा चालान जमा नहीं करवाया गया है तो उस राशि को भी छात्र संख्या अनुसार आपको ये समेकित करना है। TC के लिए 5 रुपये है और एडमिशन के लिए 10 रुपये है, इस तरीके से लेते हैं। 21-22 के लिए इसको आप संख्या में वृद्धि करते हुए बताना है कि भाई 9th में इस साल मेरे 10 ही एडमिशन हुए थे, अगले साल मेरे 15 हो जाएंगे, इसलिए 15 इसमें शो करना है। इसी तरह 20-21 में TC अपने कितने दे दी और 21-22 कितनों को देना, ये छात्रों की यहाँ संख्या आपको लिखनी है। यहाँ संस्था प्रधान एवं वितरण अधिकारी जो है उसका नाम लिखना है और इसके आगे मोबाइल नंबर लिखना है, ताकि किसी प्रकार के बजट में परेशानी आए तो हम उनसे संपर्क फीडिंग में समस्या तो हम फीडिंग के लिए संपर्क हम कर सकते हैं। यहाँ लेखा लिपि का नाम लिखना है, या जो बजट का या अकाउंट्स का जो कार्य करना है या जो कार्यालय के बारे में हमें कोई लेखा शाखा संबंधी जानकारी दे सकता है और उसके मोबाइल नंबर यहाँ आपको इसमें लिखना है। अगला कॉलम आ रही है चालान। इसमें चालान 1 अप्रैल 19 से 31 तक राशि इसमें आई है, वो इसमें यहाँ रिलेशन लिखना है। TC द्वारा राशि, नीलामी द्वारा राशि, अन्य वसूली राशि और कुछ राशि
जो राशि अन्य वसूलियाँ यहाँ आ गई वो राशि यहाँ मत लिख देना, एक जगह उसमें आएगी। नीलामी दौर यहाँ लिख देता, यहाँ मत लिखना, एक जगह वो राशि आएगी, दोनों जगह नहीं आएगी क्योंकि यार यहाँ से इसमें वर्गवार क्लासिफिकेशन लिख रखा है। अप्रैल 19 से जुलाई 19 तक कितनी है, अगस्त में ये कितनी है, आपको इसमें लिखना है। 1/8/20 से 31 अवधि के दौरान यदि कोई राशि आपको रोकड़ पंजिका में शेष और चार्ज जमा नहीं करोगे तो ही अंकित करें। 1/8/20 से 31/8/21 के दौरान 31/7 को तो आप चालान राशि आ जाएगी, तो इसमें 1/8/20 से 31 तक राशि है वो आपके केस पंजिका में जो शेष है वो आपको इसमें लिखी हुई है। ये आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया गया। प्रपत्र दर्ज ये 3, इसमें वो आंकड़े वहाँ से आ जाएंगे। 17 और 18, 18-19 प्रवेश शुल्क टीसी का अमाउंट आपको यहाँ लिखना है, अन्य को वसूल आपको मेंशन करना और आपको आगे कुछ नहीं लिखना है। अगला कॉलम प्रपत्र फर्स्ट है, ये उसी से आएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्रपत्र फर्स्ट भी इसमें यहाँ आपको करना कुछ नहीं करना है। इनरोलमेंट साला दर्पण पोर्टल से 20-21 का जो आपका नामांकन अपडेट है वो नामांकन का यहाँ SC ST OBC SBC जनरल वाइज लिखना है। और ये क्लास 11-12 में 11 क्लास में 2 सेक्शन है या 3 सेक्शन, इसको योग करते हुए आपको एक जगह आपको लिखना है। स्टेट स्टूडेंट फंड छात्र कोष विद्यार्थी कोष है, जिसमें आपको ये 31-3-20 को जो बैलेंस है वो आपको लिखना है। 1/4/20 से 31/7/20 तक आपको कितनी राशि प्राप्त हुई, 1/4/20 31/7 कितनी राशि वे हो गई, और इस 31/7/20 के बाद में आपके कितनी राशि खाते में शेष है वो आपको लिखना है इसमें। अगला कॉलम टेलीफोन, विद्यालय में अगर टेलीफोन लगा हुआ है और उसका मध्य उसका भुगतान गवर्नमेंट हेड से किया जा रहा है, टेलीफोन का या निवास पर लगाए, तो यहाँ विद्यालय में ऐसा कोई शायद नहीं है, अन्य डिफ़ॉल्ट रहना दे। अगर कोई है तो इसमें आपको ये चेंज करना है, ये लिखना है। 03 पावर, वर्तमान में कर्मचारी की इनके पास 03 पावर, वो वहाँ से जब शीट इसमें मास्ट में डाले थे वहाँ से डाटे आ जाएंगे, इसको आपको कुछ नहीं करना है। और 2071, इस हेड में कर्मचारी जो 20-21-22 में जो सेवानिवृत्त हो गई है या होने वाले हैं उन कर्मचारी को का नाम आपको मैनुअल लिखना है या पदनाम लिखना है, सेवानिवृत्त है। उपार्जित अवकाश संख्या जिस दिन वो रिटायर हो रहा है या हो गया है उसके अवकाश खाते में कितने राशि हो जाएगी वो लिखने। वो सेवानिवृत्ति के समय या मूल वेतन उसका क्या था, जैसे कर्मचारी जून 20 को रिटायर हो गया, जुलाई 20 को रिटायर हो गया, 1 अप्रैल 20 से लेकर के 21-22 के ईयर तक आपको इसमें लिखना है। कर्मचारी जून में रिटायर को कितना अवकाश था, उसका मूल वेतन क्या था, किस बिल से अगर भुगतान कर दिया है तो बिल नंबर लिखना है, भुगतान नहीं है या आगे होने वाला यह लिखना है। ये गणना ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसमें ये 2 कॉलम में 20 और 21-22, इसका विशेष ध्यान रखें। जो कर्मचारी 20-21 में रिटायर हो रहा है या रिटायर हो गया है 20-21 के दौरान तो राशि इसको यहाँ लिखनी है। वो कर्मचारी 21-22 में रिटायर हो रहा है तो ये राशि आपको यहाँ से यहाँ लिखनी है। ये नहीं कि दोनों कॉलम में लिख दो, एक कॉलम में लिखो 20-21 रिटायर, तो 20-21 में 21-22 हो रहा है तो 21-22 में। इसी तरह आपके 2, 3, 4 जितने भी कर्मचारी आप रिटायर हो इसमें लिख लो तो ये इसमें हो जाए। ये आपके लिए बजट मॉड्यूल तैयार करके बताया गया है। इसमें मास्टर शीट 1 ये है, इसको बना के तैयार करना है और इसमें बजट प्रस्तुत करके आपको इसमें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।